फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो सारे चैप्टर हैं हमको यहाँ पर रीडिंग करना है, पढ़ना है। और 11th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास की जैसी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही हम 12th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक है और इसमें मैंने मतलब अंडरलाइन कर रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है पहले से ही, तो उन सबको हम यहाँ पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ बुक रख रखी है। ठीक है, आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कोई नहीं, आप मेरे नोट्स जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी आप उनके नोट्स बनाते रहिए। आपका कोई भी चीज छूटेगी नहीं। यहाँ तक कि जो लोग है ना नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इस बायो से इससे जो मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 11th-12th में हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट आपको देना हो जो अगस्त में है, ठीक है, उन सबके लिए वेरी यूजफुल है। चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट मतलब कोई सी भी पीएससी हो, सबके लिए कोई सा भी एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का पहला चैप्टर है जीव जगत। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि वास स्थान क्या होता है। ठीक है, हर कोई है वो कहीं ना कहीं रहता ही होगा, तो जीव जहां रहता है वो उसका क्या कहलाता है? वास स्थान। ठीक है, तो वास स्थान एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो सेकंड लाइन में दिया है वास स्थान के बारे में। तो वास स्थान क्या होते हैं? जहां पर जीव निवास करते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? वास स्थान। मतलब जीव जहां पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, जीवों का निवास स्थल जो है वो उनका वास स्थान कहलाता है। अब ये वास स्थान क्या क्या हो सकते हैं अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो स्वच्छ जल, स्वच्छ जल में भी जीव निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो लवणीय जल, लवणीय जल में भी जीव निवास करते हैं। स्वच्छ जल, लवणीय जल, जल के अतिरिक्त अगर हम देखें तो रेगिस्तान, ठीक है, मरुस्थल में भी लोग जीव निवास करते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, कहीं भी आप देख लीजिए, झरने, कुछ भी हो वहां पर जीव निवास करते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं अगर हम देखें तो महासागर, झील, झरने, तालाब, लवणीय जल, स्वच्छ जल, ठीक है, नदियां, रेगिस्तान, मरुस्थल वगैरह जो भी है, माउंटेन वगैरह जो भी कुछ है ओवरऑल, वो सब क्या कहलाते हैं? जीवों के निवास स्थान कहलाते हैं जहां पर जीव निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले कि वास स्थान क्या होता है। इसके बाद एक टर्म एनसीईआरटी में दिया है कि समष्टि क्या है और समुदाय क्या है। तो देखो दोस्तों, समष्टि क्या होता है? मतलब एक ही प्रकार के जीव जो है उनकी मतलब प्रजातियां, ठीक है, एक ही प्रकार के जीवों की जो कुल संख्या है, मतलब एक ही प्रजाति के जो जीव है उनकी कुल संख्या, वो क्या कहलाता है? समष्टि। क्या कहलाता है? समष्टि। समष्टि में क्या आएगा? एक ही प्रकार के जो जीव हैं, ठीक है, एक ही प्रजाति, मतलब कोई सी भी प्रजाति, एक ही प्रजाति होनी चाहिए। एक ही प्रजाति के जीवों की कुल संख्या क्या कहलाती है? उसकी समष्टि कहलाती है। ठीक है, एक ही प्रजाति के जीवों की कुल संख्या क्या कहलाती है? समष्टि। यानी कि एक ही प्रजाति के जीव होने चाहिए। ठीक है, तो एक ही प्रजाति के जीवों की कुल संख्या वो क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है। ये क्वेश्चन आता है, समष्टि क्या होता है, समुदाय क्या होता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो एक ही प्रजाति के जीवों की कुल संख्या समष्टि कहलाती है। वहीं अगर हम देखें कि समुदाय क्या होता है, तो जब कई सारी समष्टियां होती हैं, एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है। और जब कई सारी समष्टियां हैं, ठीक है, उनका एक संघ बन जाता है किसी स्थान पर, कई सारी समष्टियों का स्थानीय संघ, ये क्या कहलाता है? समुदाय। यानी कि अगर हम देखें समष्टि क्या है, तो समष्टि एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या है, और समुदाय जो है वो क्या है? एक मतलब कई एक ही प्रकार जो समष्टियां है ना, ठीक है, तो समष्टियों का क्या है? संघ। समुदाय क्या है? समष्टियों का संघ है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत, उसका पहले पेज में दिया है। जो 3 चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी है जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में से बता दी। एक तो क्या? वास स्थान। तो वास स्थान जहां पर जीव निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? जल में, ठीक है, जल में स्वच्छ जल, लवणीय जल, पहाड़, पर्वत, मैदान, हर जगह रहते हैं, झरने, तालाब, ठीक है, मरुस्थल वगैरह, हर जगह जीव निवास करते हैं। तो ये सब क्या है? उसके वास स्थान है। फिर समष्टि क्या होता है? एक ही प्रजाति के जीवों की कुल संख्या क्या कहलाता है? समष्टि। मतलब एक ही प्रकार के जो प्रजाति है उनके जीवों की जो कुल संख्या है वो समष्टि कहलाता है। और कई सारी जो समष्टियां है ना, तो समष्टियों का जो स्थानीय संघ है, समष्टियों का स्थानीय संघ क्या कहलाता है? समुदाय। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है? प्रजातियों की संख्या है
समष्टि और समष्टियों का जो संघ बनता है ना, वो क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। तो ये हो गए 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो है वो क्या है, सजीव है या कोई निर्जीव है। अब अगला जो टॉपिक है इसी में चैप्टर में, वो क्या है? जीव। जीव क्या होता है, अब हमको जानना है जीव क्या होता है। चैप्टर तो जगत है ही, अब हमको क्या देखना है? जीव क्या होते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं जीव क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि लिविंग मतलब जीवित वो है जो क्या करता है? वृद्धि करता है। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? लिविंग वो है जो क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, अब वृद्धि अगर हम देखें तो वृद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है? भार में वृद्धि, दूसरी क्या होती है? संख्या में वृद्धि। पूरा एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, ठीक है। वृद्धि, तो वृद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक क्या होती है? भार में वृद्धि, और दूसरी क्या होती है? संख्या में वृद्धि। ठीक है, हम कहेंगे वृद्धि जो है वो क्या किस में होती है? सजीवों में होती है। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, सजीवों में होती है, वृद्धि होती है। हर जो जीव है, चाहे वो एक कोश की हो, बहुकोश की हो, वो क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाता जाता है और उसका जो साइज है, बॉडी, उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये सही है। लेकिन क्या जो निर्जीव है उनमें वृद्धि नहीं होती? आपने देखा होगा कि कभी जो रेत का टीला था वो छोटा था, फिर कुछ समय बाद आप गए तो वो रेत का टीला है वो बड़ा हो गया। ठीक है, उसका जो विस्तार हो गया। रेत का जो टीला है वो पहले इतना था, आप कुछ समय बाद जाएंगे तो उसका विस्तार हो जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसमें भी तो वृद्धि हुई। तो क्या ये भी सजीव है? अगर हम देखें कोई पर्वत है, ठीक है, वो क्या था? पहले इतना था, ऐसा था। जो नवीन पर्वत होते हैं वो इस तरीके से शेप होता है, लेकिन जब वो क्या हो जाते हैं? काफी पुराने हो जाते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत अगर हम देखें, ठीक है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो उनका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना चेंज। तो इसमें भी वृद्धि से कमी हो गई। तो क्या ये भी सजीव है? या पहले कोई क्या था? कोई भी चीज आप देखो, हर चीज में वृद्धि होती है। निर्जीवों में भी अगर इस तरीके से देखें, थोड़ा बहुत उनका जो मटेरियल जो है ना उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, संख्या में नहीं, उनके भार में वृद्धि हो रही है ना ये। तो क्या ये भी सजीव है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो जीवों का एक लक्षण तो है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है कि हम कहें कि जो सजीव में ही होती है, ऐसा नहीं है। निर्जीवों में भी हमें कहीं ना कभी वृद्धि भार में देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो वृद्धि है वो क्या है? जीवों का लक्षण तो है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक दिया है कि जनन। अगर हम देखें जनन, अब हम कहेंगे कि जो जनन करते हैं वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। ये आप कहेंगे कि हाँ, जो जनन करते हैं वो तो सजीव है ही, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं है ना कि हर कोई जनन तो नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य, अगर हम मनुष्य में ही देखें, मानव, तो हर मानव की संतान तो नहीं होती, कुछ स्ट्राइल भी होते हैं। ठीक है, तो हर मानव जो है वो जनन नहीं करता। यानी कि जनन जो है वो जीवों का यानी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण तो नहीं हो सकता, क्योंकि जनन जो है हालांकि निर्जीवों में नहीं होता, लेकिन हर सजीव में भी तो जनन नहीं होता ना। तो हम कह सकते हैं कि जनन जो है वो एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। हालांकि एक लक्षण है, अभिलाक्षणिक लक्षण है जनन, ठीक है, जीवों का, लेकिन एक विशिष्ट लक्षण जिसको हम कहें कि वो सिर्फ और सिर्फ इनमें ही होता है और सब में ही होता है, मतलब सभी जीवों में होता है, जो सजीव है सब में होता है, ऐसा नहीं है। जनन सभी सजीवों में नहीं होता। इसी तरीके से मानव का एग्जाम्पल देख लिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा हनी बी के बारे में। तो हनी बी में क्या होता है? एक होता है मेल, एक होती है फीमेल, ठीक है, और एक क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। ठीक है, क्यून, ड्रोन एंड वर्कर। तो जो वर्कर होते हैं, ठीक है, जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्राइल होती हैं, उनमें जनन नहीं होता। ठीक है, तो श्रमिक जो मक्खियां होती हैं जिनको हम वर्कर कहते हैं, उनमें जनन नहीं होता। तो फिर ये जो जनन है उनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे सभी मानव में जनन नहीं होता, कुछ स्ट्राइल भी होते हैं। इस तरीके से आपने सुना होगा खच्चर के बारे में, ठीक है, म्यूल, तो उसमें भी जनन नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं है सजीवों का, उसी तरीके से जनन भी विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जनन हालांकि सजीवों में पाया जाता है, लेकिन सभी सजीवों में ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर हो गए हमारे, एक हो गया वृद्धि, दूसरा हो गया जनन। इसके बाद
अगर हम देखें कि जीवों का और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, तो अगला लक्षण है वो है, अगर हम देखें, उपापचय। ठीक है, क्या है? उपापचय। इसके पहले उपापचय बताने से पहले बता दूं कि जनन जो है वो कई विधियों से होता है। एक होता है लैंगिक जनन, जो हम अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हायर एनिमल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या, जो विकसित बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन ही पाया जाता है। और अलैंगिक जनन जो है वो किसमें पाया जाता है? जो लोअर एनिमल होते हैं, लोअर, उनमें क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे उनमें रिप्रोडक्शन में। तो प्लांट में, एनिमल में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम देखें लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में मुख्यतः किसकी भूमिका होती है? गैमेट की। किसकी भूमिका होती है? गैमेट। मेल गैमेट जो होता है वो स्तन कहलाता है, फीमेल गैमेट क्या होती है? ओवम कहलाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, किस तरीके से फीटस बनता है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में। उसके बाद अगर हम अलैंगिक जनन देखें तो अलैंगिक जनन प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट में अगर हम देखें और कई सारे लोअर जो एनिमल होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है अलैंगिक जनन। इसकी कई विधियां हैं, जैसे कि अगर देखें हाइड्रा जो होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में किससे होता है? हाइड्रा जो होता है उसमें बडिंग से होता है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये होता है हाइड्रा। ठीक है, बेसल डिस्क होती है, ये इधर से टेंटाकिल्स इसमें निकले होते हैं। ठीक है, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में किससे होता है? बडिंग से होता है। इसी तरीके से जैम्यूल्स, इस सेक्सुअल प्रोडक्शन की एक विधि है, जैम्यूल्स द्वारा, स्पोर द्वारा। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, ये सब क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको सजीवों के बारे में पढ़ना है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं उपापचय। क्या? जीवों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? उपापचय। ठीक है, उपापचय। अब अगर हम देखें उपापचय, तो उपापचय क्या निर्जीवों में पाया जाता है? आपने देखा है क्या कि पहाड़ है, पहाड़ में उपापचय की क्रिया हो रही है? होता है क्या? नहीं होता। नदी बह रही है, नदी में उपापचय हो रहा है, या मिट्टी या ढेर है उसमें उपापचय हो रहा है, रेत का टीला है उसमें उपापचय हो रहा है? नहीं होता ना। एक टेबल है उसमें उपापचय हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। उपापचय जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। तो ये एक विशिष्ट लक्षण है सजीवों का, और जितने भी सजीव हैं सब में उपापचय की क्रिया होती है। ठीक है, उपापचय की क्रिया जो होती है वो शरीर के अंदर होती है। शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं जो भी हमारे शरीर में होती है ना, वो सब क्या है? उपापचय ही क्रियाएं होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, बस यही याद रखना है, उपापचय। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें अगला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक सजीवों का, वो है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। सजीव ही तो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अगर हम पर्यावरण में कुछ भी है, गर्मी है तो हमको गर्मी का एहसास होगा, बाहर क्या है, ठंड है तो हमको ठंड का एहसास होगा। पहाड़ को कभी ठंड लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये जो है वो सजीवों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब विशिष्ट लक्षण है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दर्शाना। अब अगला कैरेक्टर अगर हम देखें, चेतना। क्या है? चेतना। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लाइन बाई लाइन, चेतना। अब आप देखें चेतना भी सजीवों का कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहेंगे। चेतना जो है वो निर्जीवों में तो होती ही नहीं है। एक जो ये मार्कर है, मार्कर में तो चेतना है ही नहीं, ये तो अचेतन है, चेतना तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो सजीवों का लक्षण है। लेकिन हर सजीव चेतन हो ये जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो कोमा में पड़ा हुआ है, उसको क्या होश है, क्या हो रहा है उसकी बॉडी में? वो सिर्फ मशीनों पर टिका हुआ है। ठीक है, तो वो अचेतन है, कोमा में पड़ा हुआ है, तो क्या उसको निर्जीव कह देंगे क्योंकि उसमें चेतना नहीं है? भाई ये तो निर्जीव हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो चेतना हालांकि सजीवों का ही एक लक्षण है, लेकिन सभी में चेतना हो ये जरूरी नहीं है। सभी सजीवों में चेतना हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग बीमार रोगी लोग होते हैं वो कोमा में डले रहते हैं 6-6, 8-8 महीने, 2-2 साल कभी कभी डले रहते हैं। ठीक है, उनमें तो कोई चेतना होती नहीं, उनकी बॉडी के साथ डॉक्टर कुछ भी करे उसको कुछ नहीं पता पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, उसके आंग उसको चाहे काट डालो, तलवार कुछ भी कर डालो, उसमें चेतना ही नहीं है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, उसको चाहे कुछ भी उसके सामने करते रहो वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो क्या है, चेतना उसमें नहीं पाई जाती है। तो चेतना जो है वो सजीवों का हालांकि एक लक्षण है, लेकिन एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कितने लक्षण पढ़ लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वृद्धि पढ़ा। वृद्धि 2 प्रकार की होती है, भार में वृद्धि और संख्या में वृद्धि। दूसरा हमने क्या पढ़ा? जनन पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? उपापचय पढ़ा।
उपापचय के बाद हमने पढ़ा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, उसके बाद हमने पढ़ लिया चेतना। तो ये सब हमने सजीवों के लक्षण पढ़ लिए। तो ये सब क्या है? सजीवों के लक्षण है, जिसमें उपापचय और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दर्शाना ये क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। बाकी सारे लक्षण है सजीवों के, हालांकि कुछ लक्षण निर्जीवों में भी पाए जाते हैं, जैसे वृद्धि होती है, ठीक है, निर्जीवों में भी होती है, भार में, संख्या में नहीं, भार में, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि वो जो लक्षण सिर्फ और सिर्फ सजीवों का ही है और सभी सजीवों में पाया जाता है, उपापचय, ठीक है, और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो ये हो गया जीव क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जान लिए। इसके बाद इसमें दिया है हमारी जो एनसीईआरटी है कि जीव जगत में विविधता, यानी कि जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता, इसको बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है, जीव जगत में विविधता। अब जैव विविधता क्या होता है कि जीवों की विविधता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता। जैव विविधता मतलब क्या होता है? जीवों की विविधता। मतलब अगर हम देखें तो हमारी जो ये पृथ्वी है, क्या है? हमारी अर्थ है। इस पर बहुत सारे जीव रह रहे हैं, स्नेक भी है, यहाँ पर ये मेढक भी है, यहाँ पर बर्ड भी है, हम भी है, मतलब यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पर, ठीक है। तो जीवों की विविधता पृथ्वी पर, ठीक है, महासागर में, मतलब जल थल, ठीक है, आप सब पर देखिए तो जीवों की विविधता पाई जाती है। अगर हम देखें तो करीब करीब एनसीईआरटी में दिया है कि 1.8 मिलियन तक जैव विविधता हो सकती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि लगातार खोज हो रही है। क्योंकि विज्ञान क्या है? सतत अध्ययन, ठीक है, किसी वस्तु का क्रमबद्ध और सतत अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान जो है उसको हम सीमित नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें निरंतर खोजें होती जा रही हैं, नए नए जीवों की पता चल रहा है, नए नए जीवों के बारे में, ठीक है। तो विज्ञान जो है उसमें हम कुछ ये नहीं कह सकते कि हाँ इसकी लिमिट है। विज्ञान तो सतत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक। तो जीवों की विविधता क्या कहलाती है? जीव मतलब जैव विविधता क्या है? जीवों की पाई जाने वाली विविधता। और इस अगर हम देखें तो जीवों की जो संख्या 1.8 मिलियन से भी अधिक हो सकती है, क्योंकि निरंतर नए नए जीवों की खोज जारी है। और जो जीव है वो एक कोशिका यानी एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जीव विद्यमान है, ठीक है। अगर हम देखें कि अब ये इतने सारे जीव विद्यमान हैं, लेकिन अब इनका नाम हम कैसे याद रखें? तो ये एक समस्या वैज्ञानिकों के सामने थी, लोगों के सामने, कि जीव जो है उनका नाम कैसे रखें। तो इसके लिए एक नामकरण पद्धति दी गई। क्या दी गई? नामकरण पद्धति। अब हम क्या पढ़ेंगे? नामकरण पद्धति के बारे में। नामकरण पद्धति, ठीक है। जैसे आपका कोई नाम होता है, ठीक है, आपकी मम्मी आपको किसी नाम से बुलाती होंगी, ऐसे जीवों का भी नाम होता है। तो इतने सारे जीव हैं, अब इनको पहचानने में कठिनाई होती होगी कि भाई क्या है, सब भूल जाएंगे। तो इनका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, और इस नाम की जो पद्धति होती है ना, जैसे आपका नामकरण संस्कार होता है, ऐसी जीवों की एक नाम की पद्धति होती है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जीवों के नामकरण की पद्धति, ठीक है। तो 2 प्रकार के जीव होते हैं। अगर हम देखें हमारी जो साइंस है उसमें 2 जीव माने गए हैं। एक होते हैं प्लांट, ठीक है, एक होते हैं क्या? एनिमल। तो जो प्लांट का नाम और एनिमल दोनों का हमें नाम की जरूरत पड़ती कि भाई प्लांट भी बहुत सारे हैं और एनिमल भी बहुत सारे हैं। हम सूक्ष्म जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर एनिमल भी है, ऐसे यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर प्लांट भी है। अब इनके नाम की भी हमको आवश्यकता हुई। जैसे आपका नाम है पप्पू, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपका नाम रख दिया पप्पू, तो आपका नाम पप्पू है, आप हर जगह पप्पू के नाम से पहचाने आएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट और एनिमल के लिए भी नाम की जरूरत हुई। तो इनके लिए एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। प्लांट के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एंड एनिमल का है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ICVN एंड ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीवों के नामकरण की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जिसमें प्लांट का नाम जो है उसके लिए कौन सी पद्धति है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और जो एनिमल है उनके नामकरण की जो पद्धति है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसके आधार पर इनके नाम रखे गए। तो नाम कैसे रखे गए हम आगे बताते हैं, आप नोट करते जाइए। एक साइंटिस्ट थे,
उनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। इन्होंने नामकरण की कौन सी पद्धति थी? द्विनामकरण पद्धति। कौन सी पद्धति? द्विनामकरण पद्धति। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी पद्धति दी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। काफी महत्वपूर्ण नाम, तो इनको रटी लो, कैरोलस लीनियस। इन्होंने नामकरण की द्विनामकरण पद्धति दी, जिसके अनुसार किसी भी जीव का नाम जो है वो दो चीजों पर आधारित होता है। पहला होता है उसका वंश, ठीक है, जेनरिक नेम, और दूसरा होता है उसका स्पीसीज नेम। ठीक है, जेनरिक एंड स्पीसीज, जनरल नेम और स्पीसीज नेम। जनरल को बोलते हैं वंश नेम और स्पीसीज को बोलते हैं जाति का नाम। ठीक है, किसी भी जीव है उसके नामकरण के लिए कैरोलस लीनियस ने द्विनामकरण पद्धति दी, जिसके अनुसार किसी भी जीव का नाम जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है उसका जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पीसीज नेम। ठीक है, और इसी के आधार पर उसे पूरे विश्व में पहचाना जाता है। जैसे कि हम अगर आपका नाम देखें तो आपका क्या, मेरा भी नाम, सबका नाम, वैसे तो मेरा नाम कुछ और है, आपका कुछ और होगा, लेकिन अगर हम इनके अनुसार देखें, कैरोलस लीनियस जी के अनुसार, ठीक है, जो इनकी पद्धति थी उसके आधार पर देखें तो हम सब क्या है, होमो शेपियंस। क्या है? होमो शेपियन, जिसमें जो होमो है ना, पहला क्या होता है? जेनरिक नेम, ठीक है, वंश का नाम, और जो शेपियन है ना वो क्या है? स्पीसीज का नाम है। ठीक है, उसकी प्रजाति है। ठीक है, जैसे हम सब क्या है, मनुष्य है, हमारा नाम क्या है? होमो शेपियन। आपका भी नाम होमो शेपियन, दूसरा भी देख रहा होगा जो मेरा वीडियो, उसका भी नाम होमो शेपियन। ठीक है, सबका नाम होमो शेपियन है। और इसमें अगर हम देखें तो जो पहला नाम है, जो होमो, ये क्या है? हमारा जेनरिक वंश का नाम है, एंड सेपियंस जो है वो क्या है? हमारा स्पीसीज का नाम है। ठीक है, तो ये हो गई द्विनामकरण पद्धति। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। इनके अनुसार नाम जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। पहला होता है वंश का नाम, ठीक है, दूसरा होता है उसकी जाति का। ठीक है, संकेत, जो दूसरा नाम होता है वो जाति से संबंधित होता है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इसकी जाति क्या है। जैसे हमारा होमो शेपियन, तो हमारा होमो क्या है? हमारा जो है वंश है, और हमारी जाति क्या है? सेपियंस है। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे नाम है आपको याद रखने हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक में थे और कुछ बुक के अलावा भी है, आप लोग नोट कर लेना। जैसे कि गाय, ठीक है, गाय, गाय के बाद अगर हम देखें तो कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, उसके बाद मेढक, मेढक के बाद अगर देखें तो मानव, तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप लिख लो ताकि एक रूटीन मतलब लिखने में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मनुष्य का, उसके बाद मक्खी का, मक्खी के बाद आम, ये पूछ लिए जाते हैं। आम के बाद है गेहूं,